नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। कल शाम एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वित्त मंत्री और पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, एसजी रंजीत कुमार, संविधान विशेषज्ञ फली नारिमन, सोली सुराबजी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AM अहमदी और जस्टिस VN खरे, जाने माने कानूनविद KTS तुलसी, KK वेणुगोपाल, मोहन पराशरन, शांति भूषण, लॉ कमीशन चेयरमैन जस्टिस AP शाह और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर उपेंद्र बख्शी के अलावा भी कुछ जाने माने लोग इस अहम बैठक में मौजूद थे। काफी लंबी फहरिस्त है। मुद्दा जजों की नियुक्ति। कुछ ही दिन पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर सरकार के दबाव में एक तथाकथित तौर पर भ्रष्ट व्यक्ति के जज पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद ये बैठक हुई। ये माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल सरकार ला सकती है। इस बिल के मुताबिक न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रस्तावित सदस्य कौन हो सकते हैं, आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज, केंद्रीय कानून मंत्री, एक गणमान्य न्यायविद, एक गणमान्य नागरिक, गणमान्य सदस्यों का चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता करें। हालांकि लॉ कमीशन यानी विधि आयोग की सलाह है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 के बजाय 7 सदस्य हों। चीफ जस्टिस के अलावा 3 वरिष्ठतम जज हों। बयानों के मुताबिक ये जो बैठक चली है, जो बैठक कल हुई है, उसमें एक राय जो सर्वमान्य दिखी वो ये कि जजों की नियुक्ति को ज्यादा पारदर्शी बनाना होगा और कोलेजियम सिस्टम में बदलाव की खासी जरूरत है। कोलेजियम सिस्टम यानी वो सिस्टम जिसमें जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। अभी कोलेजियम सिस्टम चीफ जस्टिस समेत 5 वरिष्ठतम जजों का होता है। कोलेजियम केंद्र सरकार को नामों की सिफारिश करता है। सरकार नामों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। दोबारा वही नाम होने पर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, ये भी आपको हम बता दें। कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज? इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं, कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी शामिल हैं। अब पॉइंट ये कि जजों की नियुक्ति को लेकर हमें आपको इतनी माथापच्ची करने की जरूरत क्या है। असल में कई मामले ऐसे होते हैं जिनका असर राजनीतिक होता है और जिनके परिणाम दूरगामी होते हैं। बाकी अगर मामलों को छोड़ भी दे, सबके लिए इसके परिणाम काफी मायने रखते हैं। इसलिए नियुक्तियां हर प्रकार से ठोक बजाकर ऐसे शख्स की होनी चाहिए जो पक्षपात न करे, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर हो, दबाव से दूर हो। और पिछले कुछ महीनों में न्यायपालिका की छवि इतनी धूमिल हुई है कि अब अंदर से भी सफाई की मांग जोर पकड़ चुकी है। तो यहाँ पर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कोलेजियम सिस्टम के बारे में जो बैठक हुई है, जो जजों की नियुक्ति के बारे में बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ जो सूत्र बता रहे हैं उसमें क्या कुछ हुआ है और क्या होना चाहिए। अलग अलग राय यहाँ निकल कर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें हमारे साथ KTS तुलसी हैं, वरिष्ठ वकील हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। प्रशांत भूषण हैं, वरिष्ठ वकील हैं, कई मामलों में आपने इन्हें देखा होगा। और दिल्ली स्टूडियो में यहाँ हमारे साथ संजय हेगड़े हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। अमन सिन्हा हैं, नेता हैं बीजेपी के, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि वो वकील भी हैं, इसलिए पूरे मामले को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम KTS तुलसी साहब के पास जाना चाहेंगे। तुलसी साहब, कल जो बैठक हुई है उसमें वैसे सभी नाम मौजूद थे जो कि जाने माने लोग हैं, बरसों का एक्सपीरियंस है जिनका, और एक जो वहां से हमें जो एक सेंस मिला, जो मुकुल रोहतगी ने जो कहा, जो कानून मंत्री ने जो कहा और जो सूत्रों के हवाले से जो चीजें निकल कर आई, एक तरह से कोलेजियम सिस्टम को सबने डिसमिस कर दिया है। क्या हम ये मानकर चलें कि अब कोलेजियम सिस्टम अंत के कगार पर है, एज पर खड़ा है? ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, बहुत इनको एक्सपीरियंस है जुडिशरी का, और ऐसा लगता है हर एक बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनकी वजह से असंतुष्टि है कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम इतना ओपेक है, इतना बिल्कुल उसमें पारदर्शिता नहीं है कि गलत अपॉइंटमेंट्स भी हो जाती हैं। तो इसीलिए ये बात तो तय है कि ये जिस तरह से कोलेजियम चल रहा है वैसा चलना संभव शायद ना हो, और एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है,
ताकि जो बेसिस है 1993 और 1998 की जजमेंट्स में उनको बदला जा सके। तो हम क्या ये मानकर चलें कि जो बैठक हुई है, जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, जो राय आपस में बांटी जा रही है, और काफी हमने देखा है कि स्टूडियोज में भी काफी डिस्कशन हुए हैं, बाहर भी लोग डिस्कस करते हैं, जुडिशियल सर्कल्स में लगातार डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर एक दो शब्द हैं, एक है चेंज, दूसरा है स्क्रैपिंग, यानी एक तो बदलाव होना चाहिए या पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। बदलाव के फेवर में, उसके पक्ष में क्या ज्यादा लोग दिख रहे हैं? बदलाव का तो संभव ही नहीं है। कॉलेजियम जो है वो तो जजमेंट में जो दिया हुआ है उसका कंपोजिशन वही रहेगा, उसको तो बदला जा नहीं सकता। और इसके लिए स्क्रैप करके दूसरा जब कोई प्रावधान होगा, जैसे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो वो कानून एक नया बनाना पड़ेगा। हाँ। और संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हाँ। तभी ये तो पहला सिस्टम स्क्रैप होगा, तभी तो दूसरा आएगा। हाँ। लेकिन जब दूसरा आएगा तो शायद काफी हद तक सिमिलर होगा, या बिल्कुल ही ऊपर से लेकर नीचे तक बदला हुआ होगा, ऐसा लग रहा है। अब इसमें दो राय हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बने उसमें जजेस की प्रिडोमिनेंस होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा व्यक्तित्व यह है कि अगर जजेस की ही प्रिडोमिनेंस होनी है, हाँ। तो कॉलेजियम में और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में फर्क क्या हुआ? हाँ। आखिर अगर संविधान में एक संतुलन बनाया गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि नियुक्ति वही करेंगे, हाँ। मगर वो सलाह कर सकते हैं। हाँ। और अगर 1993 की जजमेंट में और 1998 की जजमेंट में उस कंसल्टेशन को कंकरेंस में तब्दील किया गया, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संविधान को सिर्फ मिस इंटरप्रेट ही नहीं किया गया, मगर संविधान को दोबारा लिख दिया गया। जी। तो मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात बिल्कुल बहुत जोर से कही थी कि हम चीफ जस्टिस को जजेस की नियुक्ति का अधिकार नहीं देना चाहते, नहीं दे सकते। उसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही होगा, और राष्ट्रपति जो भी तब की सरकार होगी उसके कहने के मुताबिक नियुक्ति होगी। तो अब कंसल्टेशन को कंकरेंस जो किया गया, तो विचार तो यही है कि अगर आपने संतुलन दोबारा से लाना है, चेक्स एंड बैलेंसेस लाने हैं, क्योंकि अभी तक तो ये है कि अगर प्रधानमंत्री किसी प्रपोजल के ऊपर अपना विचार रखते हैं जो कि कॉलेजियम के विचार से अलग है, हाँ। तो कई बार तो ये देखा गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही उस प्रपोजल को रद्द कर दिया गया कॉलेजियम द्वारा। अभी भी कुछ प्रपोजल्स हैं जिनके बारे में सरकार का विचार अलग है, हाँ। मगर उसके ऊपर क्या फैसला होता है, और वो सिर्फ सरकार का फैसला नहीं, सरकार का फैसला है किसी सीनियर जज की ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। अब उसके ऊपर भी अगर ये स्पष्टीकरण मांगा जाए कि क्या जो सीनियर जज की राय थी, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं उसी हाई कोर्ट के, हाँ। उनकी राय को कंसिडर किया गया, और उनकी राय को क्या वेरीफाई करने की कोशिश की गई, कोई इन हाउस इंक्वायरी हुई या नहीं हुई? जो चीज एक तो निकल कर सामने ये आ रही है सर, जो चीज एक निकल कर सामने आ रही है, उससे ये लग रहा है कि एक बिल्कुल ही नई चीज लेकर आएंगे। इसमें अमन आपसे भी जानना चाहूंगी, लेकिन संजय पहले आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर KTS तुलसी साहब ने कहा कि जब तक ये जो एक सिस्टम है वो स्क्रैप नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक एक नया सिस्टम नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी अगर होती है तो जो कह रहे हैं कि फिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है नए लॉ को। पूर्व जो जज हैं जस्टिस GS सिंह भी, उन्होंने ये कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और अब तक जो काम करता रहा है वो सैटिस्फैक्ट्री रहा है, और ऑल्टरनेटिव हो सकता है उससे भी खराब हो। क्या इस दिशा में जो काम चल रहा है, शायद अभी और भी बैठकें होंगी और
और भी इस तरह की राय ली जाएंगी, लेकिन एक झुकाव जो है वो पूरी तरह से यही नजर आ रहा है कि शायद एक नया कानून हो, नया तरीका हो। क्या आपको लगता है कि इस स्टेज पर कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह फेल कर गया है और इसको स्क्रैप करके पूरी तरह से खत्म करके ही नया सिस्टम शुरू किया जा सकता है? मैं ये नहीं मानता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से फेल हुआ है। एक हाथ गलतियां हो चुकी होंगी, पर इससे ये मतलब निकालना कि कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल ही खत्म कर दो, तो थोड़ी बहुत इतिहास में जाने की भी जरूरत है। आपको याद होगा कि 1993 से पहले राम जेठमलानी जी ने ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में क्या कहा था कि दो तरीके के जज होते हैं, जो कानून जानते हैं और जो कानून मंत्री को जानते हैं। तो अगर हम वही सिस्टम को वापस लाना चाहते हैं या वापस पॉलिटिशियंस और एग्जीक्यूटिव का हाथ हम वापस जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में लाना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये अच्छे दिन के सार है। क्योंकि आखिरकार सवाल क्या है? सवाल तो यही है ना कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कैसे बरकरार रखे, इंटरफियरेंस जितने कम कर सके उतने कम रखे, और अगर ये जो कॉलेजियम सिस्टम में कोई सुधार की आवश्यकता है, मेन सुधार तो यही चाहिए, पारदर्शिता। ठीक है, उसके लिए तो सिस्टम बदला जा सकता है। हाँ। पर इसके कारण पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के फेंकना मैं ये उचित नहीं मानता। ठीक है, प्रशांत भूषण जी, आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत करीब से आप जुड़े रहे हैं, देखते रहे हैं, और दोनों ही सिस्टम, हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वापस से पावर जो है जजों की नियुक्ति की वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं दी जा सकती, नेताओं के हाथ में नहीं दी जा सकती, इस बात का भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन दोनों ही सिस्टम में अपने अपने फ्लॉज हो सकते हैं। क्या इस वक्त, जो मैं संजय से पूछ रही थी, क्या इस वक्त कॉलेजियम सिस्टम को बिल्कुल खत्म करके एक नए सिस्टम को लाने का वक्त है, या फिर कॉलेजियम सिस्टम में ही कुछ थोड़ा बहुत फेर बदलाव करके उसको मैनेज किया जा सकता है, या फिर सफाई की इतनी ज्यादा जरूरत है कि एक ओवरहॉलिंग की जरूरत हो गई है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी तक क्या होता रहा है जी, और उसमें क्या खामियां हैं। पहले सरकार नियुक्त करती थी, सेलेक्ट करती थी चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके। उसमें जैसा संजय ने बोला, बहुत बार जब लॉ मिनिस्टर और सरकारें जब ऐसी होती थी जो चाहती थी कि न्यायपालिका पूरी निष्पक्ष ना रहे, सरकार की तरफ झुकी रहे, हाँ, तो फिर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता था जो रूलिंग पार्टी से एसोसिएटेड होते थे। हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आघात हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस संविधान का एक मूल स्तंभ है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हमको रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा, और नियुक्ति की पावर न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले ली। उससे ये तो जरूर हुआ कि न्यायपालिका, जो सरकार का जो इंटरफेरेंस था नियुक्तियों में, वो तो कम हुआ, और उस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ी। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि बहुत आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट्स, हाँ, नेपोटिस्टिक अपॉइंटमेंट्स, यानी भाई भतीजावाद खूब चला। जो चीफ जस्टिस होता था, जो कॉलेजियम में जजेस होते थे, जिनको जानते थे, जिनको प्रमोट करना चाहते थे, उनको प्रमोट किया गया। हाँ। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, उनसे अच्छे कैंडिडेट्स थे, उनको ओवरलुक किया गया। जो जैसे जब हाईकोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है जी, अब उसमें तो बहुत पूरी रेंज खाली होती है, मतलब कि आप बहुत सारे वकीलों से, डिस्ट्रिक्ट जजों से, कहीं से भी नियुक्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि भाई किस आधार पर आप चुनेंगे लोगों को, किस आधार पर चयन करेंगे, क्या चीज देखेंगे उन लोगों में जिसके आधार पर चयन करेंगे। हाँ। उसके बाद फिर जो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, सबके आपको सारा रिकॉर्ड देखकर, कंसिडर करके, कंपेयर करके
फिर चयन करना पड़ेगा। लेकिन ये हो नहीं रहा। लेकिन ये जो सारा सिस्टम चला वो चाहे वो सरकार के पास जब पावर थी, चाहे न्यायपालिका के पास जब पावर आ गई, ये सब कुछ भी नहीं होता सिलेक्शन में, यानी दोनों ही और एक दूसरे कोई की पारदर्शिता रिफ्लेक्शन हो नहीं गए। होती। हाँ, और कोई पारदर्शिता भी नहीं होती, यानी कि जनता को पता भी नहीं लगता कि भाई इसकी नियुक्ति हो रही है। अगर अशोक कुमार के बारे में पहले से सार्वजनिक हो जाता कि अशोक कुमार की नियुक्ति करने का प्रपोजल है, तो इतना बवाल खड़ा हो जाता कि उनकी नियुक्ति ना हो पाती, या उनका परमानेंट जज का अपॉइंटमेंट ना हो पाता। आज जैसे ये मंजूनाथ के बारे में बात हो रही है, जस्टिस मंजूनाथ के बारे में, इनके बारे में तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं जो ये दिखाते हैं कि बिल्कुल जस्टिस दीनाकरन ने जो किया। सर प्रशांत भूषण जी, क्या मान के हम चलें कि ये दोनों ही सिस्टम जो है अब काम नहीं कर सकते, या एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंसेस रखने में अब सक्षम नहीं है? हाँ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें एक नया सिस्टम बनाना है जिसमें कि एक फुल टाइम बॉडी बनानी होगी। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इस तरह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो सरकार ना नियुक्त करे, उसके नियुक्ति भी उसी तरह से हो जैसे हमने बोला था जन लोकपाल की नियुक्ति हो, जिसमें सरकार का भी कुछ हाथ हो, जजों का भी कुछ हाथ हो, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं सीईसी, सीबीसी, सीएजी वगैरह, इनका भी कुछ हाथ हो। ये लोग सब मिलकर, ये स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह का भी कुछ रोल हो, ये लोग सब मिलकर एक परमानेंट बॉडी का अपॉइंटमेंट करें जिसको हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कहें। उनका एक पूरा परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो जो उनको असिस्ट करे, जो नॉमिनेशंस मंगवाए जजेस के लिए, और उन नॉमिनीज को उनकी कंपैरेटिव मेरिट देखने के लिए एक क्राइटेरिया ले डाउन करे। उस क्राइटेरिया के आधार पर उन जजों के बारे में अगर हम देखें, आइडियल सिचुएशन अगर देखें तो ये। लेकिन अमन, आप राजनीति में भी हैं, जो चीज बताई जा रही है बहुत इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता जो है न्यायपालिका की बेहद जरूरी है, क्योंकि इम्प्लीकेशन जो उसके परिणाम है वो बहुत दूर तक जाते हैं, चाहे वो देश की बात हो, राजनीति की बात हो, चाहे एक आम आदमी के जीवन की बात हो। यहाँ पे प्रशांत भूषण जी ने जो कहा कि एक जिस तरह का सिस्टम, एक आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स कमीशन की हम बात कर रहे हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की, लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम देखें, जो चीज एक बार सरकार कर रही थी 93 और 98 के जजमेंट्स के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के हाथ में आया, वही चीज फिर यहां भी दिखने लगी। क्या इस चीज से बचा जा सकता है? क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचा जा सकता है? पिछले कुछ दिनों में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, जब जजों के हाथ में भी नियुक्तियां रही हैं, उस वक्त भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। पहले जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे तब तो था ही। ऐसे में जो रियलिस्टिकली ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पूरी तरह से बचना संभव है न्यायपालिका में? ये सरकार एक इंडिपेंडेंट और फियरलेस जुडिशरी के लिए कमिटेड है, और जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है वो यही रही कि एक नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, और जो एक सिस्टम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कहिए या सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहिए, वो भी मिसिंग है। तो उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से इसीलिए कल जो कानून मंत्री ने और सरकार ने देश के टॉप जूरिस्ट की बैठक बुलाई, जिसमें कि कई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अटॉर्नी जनरल थे, और देश के जो भी टॉप जूरिस्ट हैं, लीगल ल्यूमिनरीज, वो सब थे। तो सबकी करीब करीब यही राय बनी कि इस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, इसको और ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। जैसा प्रशांत जी ने कहा कि कोई क्राइटेरिया, मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया ही नहीं लेट डाउन है। जस्टिस रूमा पाल जब वो कॉलेजियम में थी, उन्होंने कहा था उसके बाद कि द अपॉइंटमेंट ऑफ जज इज वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स इन द कंट्री। तो इन सब चीजों में ट्रांसपेरेंसी लाने की, ऑब्जेक्टिविटी लाने की आवश्यकता है, और सरकार इसीलिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सरकार ने कोशिश की थी, उस वक्त हो नहीं पाया था। आप ठीक कह रही हैं। 2003 में अरुण जेटली जब कानून मंत्री थे, उन्होंने वो ये बिल लेके आए थे, और हम लोगों ने इसको टेबल भी किया था, पर क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी का रुख दूसरा था, कांग्रेस पार्टी ने उस समय उस बिल को अपोज किया था। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि शुरू से कंसिस्टेंटली एक नेशनल जुडिशियल कमीशन या जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के पक्षधर रही है, और सन 2000 में ही अरुण जेटली जी ने जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में कमेटी को अपॉइंट किया था, जिसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि एक
नेशनल जुडिशियल कमीशन या जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होना चाहिए। उसके बाद 2003 में हम लोग बिल भी लेके आए, पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय अपोज कर रही थी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसलिए उस बिल को पास नहीं करवाया जा सका। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अब अपना रुख बदला है, देयर इज बीन अ चेंज ऑफ माइंड। क्या हम ये माने कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक बिल्कुल नए फॉर्मेट में जो यूपीए सरकार का जो अकाउंटेबल अपॉइंटमेंट्स बिल था, उससे अलग एक अपॉइंटमेंट बिल यहाँ पर लाया जाएगा? क्या ये कंसल्टेशन इसलिए हो रहे हैं? देखिए, कंसल्टेशन तो इसलिए हो रहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो लोग इस विषय के जानकार हैं, जिनको इस विषय में जो है लीगल ल्यूमिनरीज हैं, उन सब की राय लेके, और हमारा आइडिया ये है कि हम लोगों ने कई तरीके के एक्सपीरियंसेस देखे, प्री 93 कैसा था, 93 के बाद कैसा चला, तो इन सब एक्सपीरियंसेस को देखते हुए क्या बेस्ट सूटेबल सिस्टम है जो कि हम लोग जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ला सकते हैं, ताकि एक व्यक्ति जब जज बने तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट और जस्टिस को उसको रख के वो न्याय कर सके। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते, मैं यहाँ पर केटीएस तुलसी साहब आपके पास आना चाहूंगी, जो एक जेएसी की बात हो रही है उसमें ये भी अब जो पॉइंट्स हैं उस पर भी हो रहा है कि आखिर एमिनेंट पर्सनालिटीज, गणमान्य व्यक्ति किसको माना जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, 6 हो 7 हो, ये सारी चीजें भी अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। फिर एक बड़ा फैक्टर आईबी रिपोर्ट का भी है। क्या आईबी रिपोर्ट को पूरी तरह से हटा देना चाहिए क्योंकि ये अपनी सुविधा के हिसाब से यूज हो जाता है? बिल्कुल, आईबी रिपोर्ट की कोई क्रेडिबिलिटी होती नहीं है और ना ही वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है। बहुत बार आईबी रिपोर्ट्स जो हैं वो मोटिवेटेड भी होती हैं, इंजीनियर्ड होती हैं। तो इसीलिए मैं प्रशांत भूषण के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक परमानेंट कमीशन होना चाहिए और उनका अपना सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, उनके पास बाकायदा नॉमिनीज की लिस्ट होनी चाहिए और उनके बारे में इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए और पैरामीटर्स जो लेड डाउन है उसके ऊपर वो ग्रेडिंग होनी चाहिए। मगर मैं ये समझता हूं कि सिर्फ ये काफी नहीं, ये काफी इसलिए नहीं क्योंकि ये तो हम सिर्फ लोकेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं कि लोकेशन ऑफ पावर जजेस के हाथ में हो या जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में हो, मगर सिर्फ लोकेशन से बात नहीं पूरी बन जाएगी जब तक हम उसमें पारदर्शिता नहीं लाएंगे। लोगों का अधिकार है कि वो अगर कोई नॉमिनेशन के खिलाफ उनके पास मटेरियल है तो वो लाएं और वो कमीशन को सप्लाई करें। और जिस तरह से मैं समझता हूं कि जजेस को रिमूवल का प्रोसीजर बहुत कठिन है, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर उससे भी कठिन होना चाहिए, क्योंकि एक बार गलत जज अपॉइंट हो जाता है तो उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। जो सिविल सर्वेंट है उसको आप इंक्वायरी के बाद निकाल सकते हैं। पारदर्शिता कैसे आएगी? क्या अखबारों में छपवाया जाएगा कि इस शख्स को हम ये बनवा रहे हैं और आपके पास अगर कोई मटेरियल हो तो आप लेकर सामने आए? तो संभव नहीं है। देखिए, अमेरिका में बार एसोसिएशन को, अमेरिकन बार एसोसिएशन को फॉर्मली कंसल्ट किया जाता है और नॉमिनेशन के बारे में बैलेट लगाया जाता है सारे बार एसोसिएशन के बार्स में और सभी स्टेट्स में। वहां पे वो कहते हैं रेकमेंडेड, स्ट्रांगली रेकमेंडेड, नॉट रेकमेंडेड। और आज तक 250 साल में एक भी जज नहीं अपॉइंट हुआ जिसको बार ने अपोज किया हो। फिर सेनेट कमेटी, जुडिशियल कमेटी ऑफ द सेनेट, उसमें जो नॉमिनी के खिलाफ ऑब्जेक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टर्स अपना एविडेंस ला सकते हैं, अपने गवाह ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं और नॉमिनी उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। फिर नॉमिनी अपने गवाह लाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स लाता है, उनको ऑब्जेक्टर्स क्रॉस एग्जामिन करते हैं, मगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो फैसला करके अपनी ओपिनियन सेनेट को भेज देते हैं और सेनेट बाकायदा सिर्फ जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर ही तय करता है। तो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी को भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है पब्लिकली और वो कहते हैं कि भी इस तरह से कौन जज बनने को तैयार होगा। तो अमेरिकन जवाब यही देते हैं कि इफ यू कांट स्टैंड द हीट, गेट आउट द किचन। मगर पारदर्शिता सबसे ज्यादा आवश्यक है।
ये टफ वॉर नहीं बन जानी चाहिए बिटवीन द जजेस यहाँ एंड द पर जो होता है, एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर जो होता है, जैसे सीनियरिटी की भी बात उठी, तो सीनियरिटी की बात में ये हुआ कि सीनियरिटी इसलिए है क्योंकि जो सीनियर हैं अगर उनको छोड़ दिया जाएगा, जूनियर्स को अपॉइंट कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी कैपेबिलिटी पर, सीनियर्स के कैपेबिलिटी पर सवाल उठ जाएगा। वैसे ही उनके भी इंटीग्रिटी पर सवाल उठ सकता है, ये बात भी हो रही है। बिल्कुल, सूटेबिलिटी और सीनियरिटी आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ। जज को जब हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट लाना है तो उसकी सूटेबिलिटी देखनी है, उसकी इंटेग्रिटी देखनी है, उसकी जजमेंट्स हैं, उसकी एबिलिटी है। ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि जजमेंट्स अवेलेबल होती हैं, हाई कोर्ट में जिसने काम किया है उसके काम की क्वालिटी जो है वो असेस की जा सकती है। तो परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा, वो पहले असेस करेगा, फिर पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए जहां पे ऑब्जेक्टर्स एविडेंस ला सकते हैं और नॉमिनी उसको चैलेंज कर सकता है। ये जब तक पारदर्शिता, पार्लियामेंट्री कमेटी बन सकती है। आफ्टर ऑल पार्लियामेंटेरियंस आर नॉट अनटचेबल, नॉर इज जुडिशरी कांट बी सो टची कि जो अपॉइंटमेंट्स होनी है उसमें पार्लियामेंट का दखल नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि पारदर्शिता से ही जो नेपोटिज्म है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर एक ही इंस्टीट्यूशन के पास जब हो जाएगी कि 4 आदमी 5 आदमी जो फॉर्ट्यूशियस सर्कमस्टेंस में वहां पे हैं वही फैसला करेंगे, वही तय करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई देश नहीं है जिनकी स्वतंत्र न्यायपालिका है। मगर ये मतलब नहीं है कि जजेस ही जजेस की नियुक्ति करेंगे। जी, जजेस की नियुक्ति में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर केटीएस जो कह रहे हैं कि बड़ा जो एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है, बिल्कुल ही ये ओपन सिस्टम हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पारदर्शिता से किसी को समस्या होनी चाहिए। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर आप सार्वजनिक करेंगे नाम, जैसे आपने पहले एक शॉर्ट लिस्ट बनाई, उस शॉर्ट लिस्ट को अगर आप सार्वजनिक करें और जनता को अपने जो भी इंफॉर्मेशन हो उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बारे में उनको एक अपॉर्चुनिटी दें कि भाई वो भेज सकें। अगर किसी को पता है कि भाई इस जज ने ये बेईमानी करी या इस जज ने इस जज की काबिलियत बिल्कुल नहीं है, उसका कोई उसके पास आधार है, ठोस आधार है ये कहने का, तो वो सब इंफॉर्मेशन वो भेज सकता है सिलेक्शन कमेटी के पास। इतनी तो मिनिमम पारदर्शिता होनी ही चाहिए। बिल्कुल। उसका एक स्टेप आगे है जो अमेरिका में होता है कि वहां पर तो बिल्कुल पब्लिक हियरिंग्स होती हैं सेनेट जुडिशरी कमेटी के सामने, जहां पर जैसे तुलसी साहब ने बोला कोई भी जना आकर उस जज के खिलाफ कुछ भी एविडेंस ला सकता है। सर, यहाँ पर एक पॉइंट और है संजय, आपसे मैं जानना चाहती हूँ एक पॉइंट यहाँ पर। मैं ये एक चीज मैं बता दूं कि ये कहा जाता है कि कोई भी ईमानदार आदमी इस तरह के प्रोसेस में नहीं जाना चाहेगा जहां उसके ऊपर कीचड़ उछाली जा सके। लेकिन देखिए, इससे डर के अगर हम भागेंगे और पारदर्शिता ही नहीं आने देंगे तब तो गलत लोगों का अपॉइंटमेंट होता ही रहेगा। बिल्कुल, ये बड़ा पॉइंट है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं संजय से पूछना चाहती हूँ। संजय, यहाँ पर एक फैक्टर ये भी कहा जाता है कि जो एडवोकेट्स हैं, जो बहुत डिजर्विंग एडवोकेट्स भी हैं, वो उनको भी अपॉइंट नहीं किया जाता है। ये भी एक इस सिस्टम में खामी है। जी, वो तो खामी है ही, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जो जज बनना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, अगर उनको छोड़ दें, क्योंकि उनकी कमाई शायद बहुत ज्यादा होगी। हाँ, कमाई ज्यादा है, भाई बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जज बनना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। पर यह कहना कि अगर पारदर्शिता आ जाए तो अच्छे लोग जज नहीं बनेंगे, वो गलत होगा। मेरी राय में अगर पारदर्शिता लाना है तो सबसे पहले आप वैकेंसी से 2 साल पहले से ही आप किसी कैंडिडेट को स्पॉट कर लीजिएगा कि ये वैकेंसी 2 साल बाद आने वाली है, तब अमन सिन्हा को या किसी और को जज बनाया जाएगा। तो उसके बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन तब तक तो पब्लिक डोमेन से इधर सेक्रेटेरिएट में पहुंच के एनालाइज होकर फिर ही तो आगे बढ़ सकते हैं। और उन 2 सालों में सिन्हा साहब अपने जो भी सारे घरेलू मामला है सबको निपटा सकते हैं।
सबसे पहला ये होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स टाइमली होने चाहिए। जो सालों तक खाली पड़े रहते हैं हाँ, जो कॉलेजियम में ये अक्सर ये देखा गया है, हाँ, कि सालों साल तक अगर आज आप इलाहाबाद हाईकोर्ट देखें, हाँ, तो वहाँ कुछ 40 वैकेंसी है। ये बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स है जहां पर अपॉइंटमेंट्स कोई कॉलेजियम क्लियर कर नहीं पा रहा है। हाँ। अगर जुडिशियल कमीशन आए या कॉलेजियम ही आगे चले, बेसिक चीज वही होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स प्रोसेसिंग बहुत पहले से हो जाना चाहिए और ओपनली हो जाना चाहिए, और एक दो सब्स्टिट्यूट्स भी रेडी रख देने चाहिए कि अगर उस 2 साल में कोई कैंडिडेट अपना मन बदल लेता है या किसी कारणवश वो कैंडिडेट अपॉइंटमेंट हो नहीं पाता है, तो किसी और को उसी जगह में उसी दिन अपॉइंट कर देना चाहिए जब वैकेंसी आ रहा है। लेकिन जिस तरह की वैकेंसीज हैं, और अमन भी ये चीज जानते हैं, तो इमीडिएट थोक भाव में अपॉइंटमेंट तो हो नहीं पाएंगे। फिर बात वहीं पे आएगी कि इनकी ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, उनकी वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। नहीं, अगर ये रिपोर्ट 2 साल पहले आ जाए, हाँ, लेकिन आज जो वैकेंसीज है, आज एक बार तो ये मास अपॉइंटमेंट्स तो करना ही तो पड़ेगा। ठीक है अमन, ये मास अपॉइंटमेंट्स की भी बात हो रही है। यहाँ पर बात ये भी उठी कि ये हंसराज भारद्वाज कह रहे हैं कि बहुत अनहेल्दी एक डिबेट शुरू कर दिया गया है जो मार्कंडेय काटजू, जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने किया है, लेकिन इस डिबेट से कुछ निकल कर अच्छा आ रहा है कम से कम? नहीं, हमारा तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो कमिटमेंट था, हाँ, वो मैनिफेस्टो में था, हाँ, और सरकार ने आते ही जो है सरकार एक्शन में आ गई। हम लोगों ने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने टॉप जूरिस्ट हैं, उनको बुला के एक बैठक की। पुश भी मिला, हो सकता है वो, हाँ, आपकी रीडिंग हो सकती है, हाँ, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि कादम्बिनी जी सिस्टम, हाँ, जैसे जैसे और ट्रांसपेरेंट होगा और ऑब्जेक्टिव बनेगा, हाँ, एक क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड्स जो है उसको सेट किए जाएंगे, हाँ, तो अपने आप सिस्टम की कई खामियां जो हैं, हाँ, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दे विल गिव अप। वो नहीं, इसमें लॉयर्स, जो यंग लॉयर्स की बात है, जो मतलब लॉयर्स से जो जजेस बनते हैं उनकी बात है, एक जुडिशरी के लिए एग्जाम की भी बात है, फिर हमने एक जेंडर इम्बैलेंस भी देखा है काफी हद तक। काफी सालों तक कोई महिला जज नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, मैंने खुद देखा है। और ये सारी चीजें क्या एड्रेस करेगा ये जो नया बिल आने की बात हो रही है, नया एक लॉ आने की बात हो रही है। और मैं मानती हूँ अभी जैसा केटीएस साहब ने भी बोला कि जब तक एक लॉ जाएगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं, यानी कि एक स्क्रैपिंग की बात हो रही है। अब नहीं, जरूर एड्रेस करेगा। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, जो जज टू पॉपुलेशन रेशियो है, हाँ, हमारे देश का, वो बहुत ही पुअर है, बिस्मल है। और इसलिए जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, पेंडेंसी को देखते हुए उसको हम लोगों को एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। तो हम लोग क्राइटेरिया और सिस्टम्स भी ऐसे बनाएं कि अच्छे लोग आए, पर लोग आए तो सही, कहीं ऐसा ना कि वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि कोई नाम ही ना आ पा रहा हो। जो तो एक चीज बार बार इसमें एक लूप होल की तरह काउंट की जा रही है, वो ये कि जो वरिष्ठ व्यक्तियों की बात हो रही है, जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो चूज किए जाएंगे, उसको एक लूप होल माना जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अब हम लोग आज इतने एक ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, और जो भी व्यक्ति होगा वो बहुत ही एमिनेंट व्यक्ति होगा इस फील्ड का, वो एक टॉप लीगल ल्यूमिनरी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई एक ऐसा लैकुना है। मुझे लगता है कि देश में कई ऐसी टॉल पर्सनालिटीज हैं जिनके नाम पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन या कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और सरकार को भी ऐसा नाम ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी जल्दी हम लोग इस सिस्टम को ऑपरेशनलाइज कर सकेंगे, माने कि हम लोग सिस्टम में और ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे, तो मुझे लगता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी होंगे, और जो पेंडेंसी है और जो इतने केसेस पेंडिंग है सारे देश में, उसको भी हम लोग उसको भी खत्म कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और सरकार इसीलिए इमीडिएटली इस दिशा में बढ़ रही है, सारे स्टेक होल्डर्स को उनकी राय लेके, और जो भी बेस्ट पॉसिबल सिस्टम, जितने हमारे एक्सपीरियंसेस रहे जहां पे एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी रही हो, चाहे जुडिशरी की प्राइमेसी रही हो, उन सबके एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल और हमारे देश के लिए जो सबसे सूटेबल सिस्टम होगा, उस पे हम लोग अराइव करें। ये ऑपरेशनल पार्ट है हमारे देश के लिए। संजय, ये यहाँ केटीएस साहब ने यूएस की बात की, और प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं लोकपाल में भी इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि कॉलेजियम को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत नहीं। क्या बाकी देशों में कहीं पे भी इस तरह से कॉलेजियम का सिस्टम शायद होगा कुछ देशों में, लेकिन अब जो सिस्टम है वो ज्यादा अमेरिकन सिस्टम की तरफ जा रहा है? देखिए, अमेरिकन सिस्टम कंपेयर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 9 जज है,
वो पूरे उम्र जज बन के रहते हैं, हाँ। कभी रिटायर नहीं होते हैं, तो वहां अपॉइंटमेंट्स भी तो बहुत कम होते हैं। हाँ। और जो सेनेट कमेटी जो बैठता है वो तो फेडरल कोर्ट्स पे बैठता है, वहां भी वैकेंसीज कम ही है। जजेस सेनेट अप्रूव करता है। हाँ, पर ये जो सेनेट अप्रूवल प्रोसेस है, हाँ। वो आम बात नहीं है। अगर इंडिया में 700 जज है, हाँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला के, हाँ। और हर साल 100 वैकेंसीज तो आते हैं, 100 से ज्यादा आते होंगे, तो हर एक के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठना, और पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन होंगे? पप्पू यादव ये बड़ा फैक्टर है। ये इस चीज को भी लेके काफी सवाल उठे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जो नेता बैठेंगे वो कौन होंगे? हाँ, ये जिनके बहुत सारे केस इन्हीं जजों के सामने ये बड़ा फैक्टर है केटीएस साहब। वो होंगे जिनके खिलाफ कुछ नहीं है। हाँ। आप पार्लियामेंट में बहुत उम्दा आदमी हैं, ये नहीं है कि सारे के सारे के दागी हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो पॉलिटिशियंस हैं, हर पार्टी में आपको बहुत ऊंचे कैरेक्टर के लोग मिलेंगे। तो वो स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलके तय कर सकते हैं कि सेनेट कमेटी में कौन जाता है। वो उसमें वाइस प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं, उसमें स्पीकर इन्वॉल्व हैं, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन्वॉल्व हैं। लेकिन सर उसमें ये तय किया जा सकता है। जिसकी मेजोरिटी होगी वो अपना बुलडोज कर लेगा अपने लोगों की बात। मेजोरिटी होगी मगर पारदर्शिता होगी। आप जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, ये हश तरीके से जो अपॉइंटमेंट होती है, हाँ। ये ज्यादा डेंजरस है। दुनिया में किसी देश में ये सिस्टम नहीं है जो हमने इतने दिन से सहन कर रहे हैं। ठीक है। अमन यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं, हाँ, अमन यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स प्रपोज्ड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, उसमें सरकार मेजोरिटी में नहीं है। हाँ। सरकार के नुमाइंदे तो बस एक लॉ मिनिस्टर हैं और लॉ सेक्रेटरी उसके कन्वीनर हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार उसको बुलडोज कर देगी। और पार्लियामेंट्री कमेटी का अभी कोई स्ट्रक्चर्ड रोल एज ऑफ नाउ नहीं है। और जैसा संजय भी कह रहे थे कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम हमारे देश के लिए सूटेबल है। हम किसी को ब्लाइंडली तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस में होता है, यूएस में 9 बस जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो टिल लाइफ रहते हैं। भी नहीं हो रही मेरे ख्याल से, अभी सिर्फ डिस्कशंस हो रहे हैं और कई और ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सिस्टम हम लोगों के लिए सूटेबल होगा, उसको हम लोगों को अडेप्ट करके और हमारे इन्वायरमेंट में जो सूटेबल होगा उसको बनाना पड़ेगा। और जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे और दुनिया भर के, उन सबसे लर्न करके जो भी बेस्ट पॉसिबल सिस्टम होगा वो हम लोग लेके आएंगे। केटी साहब, जो बेस्ट पॉसिबल सिस्टम की बात हो रही है, हम क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में और बैठकें ऐसी होंगी, उसके बाद एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लॉ तैयार होगा? हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम सिर्फ नहीं है, यूके का सिस्टम है जहां पे परमानेंट कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट आती है और उनकी शॉर्टलिस्ट की जाती है, उनको नोन क्राइटेरिया। न्यूजीलैंड में ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जितने सभ्य देश हैं उनमें जजेस की नियुक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता समझी जाती है, क्योंकि जज को हटाना असंभव है तकरीबन। हम देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर है, पारदर्शिता को लेकर है, जो शायद सबसे बड़ी चीज है। और जैसा कि सभी हमारे मेहमान कह रहे हैं कि इस पर अभी और ब्रेनस्टॉर्मिंग और विचार जरूरी है, होगा, और एक सिस्टम ऐसा जगह पर आएगा जो कि हमारे देश के लिए सबसे उचित होगा। हमारे सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक ऐसी कंपनी की बात जो देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच गई।